गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की इस मेगा सीरीज की क्लास में भी करता हूं। यानी आज से हम रात्रि 8 बजे से भारतीय अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज को शुरू कर रहे हैं। हमारी ये जो क्लास है यह इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। इनसे संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित यह कक्षा है। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन की जो ये क्लास है यानी भारत की इकोनॉमी की ये जो क्लास है विशेष तौर पर आप सबके अनुरोध पर बनाई गई है और इस क्लास में हमने आप सभी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का संग्रह किया है। यानी आप जिस किसी की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह जो क्लास है ये आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मेरे साथियों इस क्लास में हमने 300 से भी ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। इस संग्रह के तहत आप सभी लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था के जो कंसेप्ट के बेस्ड जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनका संग्रह है। साथ ही में इकोनॉमी से संबंधित जो आपके फैक्ट होते हैं, वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं, टू द पॉइंट जो क्वेश्चन होते हैं, उनका संग्रह आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। इसी के अलावा मेरे साथियों, आप सभी लोगों को बजट से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, इस वर्ष का जो बजट है उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वे क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को इस संग्रह में प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा साथियों, अगर हम बात करें तो करंट से संबंधित जो आपके एमसीक्यूज होते हैं इकोनॉमिक को रिलेटेड, अगर हम रिलेट कर दें तो ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। तो इन्हीं सभी दृष्टिकोणों को मतलब कि समाहित करके हमने एक बहुत संग्रह तैयार किया है, बहुत अच्छा संग्रह तैयार किया है, जिसमें हम 300 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सबके सामने लेके आए हैं आप सभी के लोगों के डिमांड पर। तो आप सभी लोग हमारे इस क्लास का आनंद लीजिएगा, हमारे इस क्लास के तहत अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से पुख्ता कीजिएगा। रोजाना रात 8 बजे हम भारत की अर्थव्यवस्था के एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। हम प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको क्लास के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यानी जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बात साथियों, आपको रात 8 बजे ऑनलाइन आना है, यानी हमारी रोज रात 8 बजे इकोनॉमी की क्लास रहेगी और यह समय जो है ये आप लोगों के मतानुसार ही फिक्स किया गया है और आपने ही हमसे इकोनॉमी की क्लास को शुरू करने के लिए कहा था। तो आप लोगों की डिमांड पर ही हम भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास को लेके आए हैं। मेरे साथियों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज की लिंक को देखेंगे। आप हमारे उस फेसबुक पेज पर जाकर शिक्षा ओशन के पेज को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा मेरे साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी की लिंक भी प्राप्त कर सकेंगे। उस लिंक पर जाकर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। साथ ही में मेरे साथियों, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मेरे साथियों, आप सभी लोग हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर विजिट कीजिएगा, जिसकी लिंक आप सभी लोगों को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, उस क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण जानकारियां, इस क्लास से संबंधित ही जानकारियां हैं और ये जानकारियां क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सभी लोगों को दे दूं। पहली चीज, हम रोज रात 8 बजे भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे, वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से। इस क्लास में हम 300 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का संग्रह लेके आए हैं। तीसरी चीज़ मेरे साथियों, आप लोगों को समय पर 8 बजे ऑनलाइन आना है। आप लोग किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में लेट नहीं होंगे। चौथी बात साथियों, आप जैसे ही क्लास में आते हैं आपको क्लास में आकर तुरंत क्लास को लाइक करना है और क्लास को शेयर करना है। पांचवी बात मेरे साथियों, आप लोग जब क्लास में आए तब आप क्लास में बैठकर मतलब जब ऑनलाइन आए तो पेन और कॉपी हाथ में रखिएगा, ठीक है। पेन और कॉपी हाथ में रखने के पीछे का कारण ये है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। इसके अलावा ऑप्शन से संबंधित कुछ आप लोगों को फैक्ट भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। इसलिए आप सभी लोगों को
कॉपी और पेन हाथ में लेकर रखना है ताकि आप कोई भी चीज़ को नोट कर सको। आप चिंता मत कीजिएगा साथियों, आप सभी लोगों को हम इन क्लास के PDF प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, हर एक चीज़ पर अमल कर लेते हैं, तो वादा करता हूं साथियों कि आपको पूरी इकोनॉमी समझ में आएगी। इकोनॉमी ऐसे तो कहा जाता है कि बहुत टफ है, किंतु इतनी टफ नहीं जाती हैं। आप समझेंगे तो आपको समझ में भी आएगी। तो चलिए साथियों, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का पहली अर्थव्यवस्था की इस क्लास में मैं विकास तथा मेरी शिक्षा ओशन की टीम आप सभी का स्वागत करती है और हम आपके सफलता की कामना भी करते हैं। तो चलिए साथियों, आप क्लास को लाइक करो और क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, यानी आज के इस मेगा सीरीज जो है इंडियन इकोनॉमी की मेगा सीरीज, इस मेगा सीरीज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने। क्वेश्चन ये है कि दुग्ध उत्पादक देशों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। जो देश दूध का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उन देशों के उत्पादन का अनुक्रम हमें जमाना है, यानी उत्पादन के आधार पर हमें इनका अनुक्रम जमाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में सबसे पहले चीन का नाम है उत्पादन के आधार पर, उसके पश्चात भारत, रूस, संयुक्त अमेरिका, यानी यह घटते क्रम में है, ठीक है साथियों। दूसरा है बी वाला ऑप्शन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, रूस। डी वाला ऑप्शन है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग भी प्रयास करिएगा प्रश्नों का उत्तर देने का। आप ये मत सोचिएगा कि हमें इकोनॉमी नहीं आती है तो हम उत्तर नहीं दे सकते। साथियों, हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास करना है। और मैं ये कहता हूं कि आप सभी लोग हमारे शिक्षा ओशन के प्लेटफॉर्म पर, इसे हमारा ना कहते हुए मैं आप लोगों का कहूँगा, तो आपके इस प्लेटफॉर्म पर आप प्रयास कर सकते हैं। चाहे प्रयास वो गलत हो, चाहे वो सही हो, किंतु आप प्रयास ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिएगा उत्तर देने की, ठीक है। चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो, वो हमारे सामने मैटर नहीं करता है। तो अब प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर क्या होगा? तो अगर हम प्रश्न क्रमांक 1 के सही उत्तर पर चलें तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी वाला, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है, भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में होता है, फिर चीन में होता है और रूस में होता है। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि जो डेटा हमारे सामने आता है उत्पादन का डेटा, ये कुछ सालों में बदलता रहता है, यानी उत्पादन ऊपर नीचे होता रहता। कोई देश फर्स्ट रैंक पर आ जाता है, सेकंड रैंक पर चला जाता है, थर्ड, फोर्थ, यानी ये वेरिएशन होता रहता है। तो ताज़ा अगर आंकड़े में आप लोगों के सामने रखूं तो ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में हो रहा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका में है, तीसरे स्थान पर चीन में है और चौथे स्थान में रूस में है, ठीक साथियों। अब देखिएगा कि आपको बहुत सारी वेबसाइट ये भी बताएगी कि दूसरे नंबर पर आपका चीन आता है। वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि साथियों दूसरे और तीसरे नंबर के जो पायदान हैं, यानी चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें कंपटीशन चलता ही रहता है, वेरिएशन होता ही रहता है। इसलिए आप देखिए डी वाला ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं कि भारत फर्स्ट रैंक पर है, तो चीन सेकंड पे आ गया और थर्ड पे आ गया अमेरिका, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि US आपके सेकंड पे आ जाता है और चाइना चला जाता है थर्ड पर। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बताऊं तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो अभी आप बी वाला ऑप्शन इसका सही रखेंगे। किंतु साथियों, इकोनॉमी आपके पूरी तरीके से बेस होती हैं करंट अफेयर पर, जहां पर हम किसी प्रोडक्शन की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, और उत्पादन के परसेंटेज को जब हम निकालते हैं तो साथियों हम पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं करंट पर। तो आप सभी लोग करंट से भी अपडेट रहिएगा। और दूसरी बात, मैं आप सबको अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि मैं आप सबके साथ में हूं। आपकी तैयारी की जिम्मेदारी शिक्षा ओशन ने ली है, तो उस तैयारी की जिम्मेदारी को हम पूरा भी करेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करना होगा, और साथियों सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन का साइन है, उसको दबाना होगा। बेल आइकन के साइन को और सब्सक्राइब बटन को दबाओगे तो आप हमसे जुड़ पाओगे, और जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो हम आपकी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी।
ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 1 का अगर हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर है बी वाला, यानी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। ठीक मेरे साथियों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है विश्व में दूध की रानी, प्रश्न का है विश्व में दूध की रानी की उपमा बकरी की किस नस्ल को दी गई है। ठीक है, यानी बकरी की एक नस्ल है, ठीक है, उसे कहा जाता है दूध की रानी। क्या कहा जाता है? दूध की रानी। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं साथियों कि बकरी जो होती हैं, इस बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है, और इसी कारण मैंने आप सभी लोगों से एक कॉपी और एक पेन की डिमांड करी थी। जब आप क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन बैठे हो, तो आप सभी लोग एक पेन एक कॉपी साथ में रखो। तो आप लोग नोट करिएगा कि गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। और प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि एक बकरी की नस्ल है जिसे दूध की रानी कहते हैं, यानी स्वाभाविक सी बात है साथियों कि ये जो बकरी की नस्ल होगी, यह बकरी की नस्ल आपके दूध का उत्पादन ज्यादा करती होगी, यानी दूध ज्यादा देती होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे सामने ए वाला सानेन, बी वाला एंग्लो नूबियन, सी वाला दमस्कस और डी वाला जमुना पारी। अब 4 ऑप्शन में 4 बकरियों के नस्ल हैं। याद रखिएगा ये चारों बकरियों की ही नस्ल है। तो कभी आपकी परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है साथियों कि एंग्लो नूबियन किस जानवर की प्रजाति है, तो जानवर यहां पर ऊंट, गाय या भैंस न होकर बकरी होगा। याद रखिएगा दमस्कस जो है ये भी आपके बकरी की ही नस्ल है। तो 4 ऑप्शन में चारों बकरियों की नस्ल के बारे में ही बताया गया है। आप सबको ज्ञात है कि जानवरों की अलग अलग नस्ल होती है। जहां तक हम दूध उत्पादक जो पशु होते हैं उनकी बात करें तो उनमें नस्लों के आधार पर उनकी गणना या उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की तरफ हम चले कि भैया किसको दूध की रानी कहते हैं, तो मेरे मित्रों याद रखिएगा जमुना पारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बकरियों में बहुत फेमस एक नस्ल होती है। किंतु जमुना पारी जो है यह आपके दूध की रानी की उपमा इसको नहीं उपमा नहीं दी जाती है, क्योंकि यह दूध का उत्पादन इतना नहीं करती हैं। इसके पश्चात हम दमस्कस की बात करें तो यह भी आपके दूध की रानी की उपमा नहीं कहलाई जाती है। इसके अलावा एंग्लो नूबियन की हम बात करें तो एंग्लो नूबियन भी इसका सही उत्तर नहीं है, किंतु सानेन जो है, सानेन बकरी की जो नस्ल है, यह बकरी की नस्ल आपके दूध की रानी की उपमा के नाम से जानी जाती हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी सानेन। ठीक मेरे साथियों, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न क्रमांक की तरफ, प्रश्न क्रमांक 3 पर। अब प्रश्न क्रमांक 3, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम क्या है। यानी मैंने आप लोगों को अभी पिछले ही वीडियो मतलब कि पिछले ही क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनको सामान्यतः हम नस्लों के आधार पर जानते हैं। अब हमारे सामने जो तीसरा प्रश्न है हमसे यही कह रहा है कि सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। अब ये चारों जो नस्ल हैं, ये चारों नस्ल आपकी गाय की नस्ल है, जिसमें से पहली है जर्सी, दूसरी है ब्राउन स्विश और तीसरी है होल्स्टीन फ्रीजियन और चौथी है गर्नशी। कौन कौन सी आपकी चारों गाय की ही नस्ल है। कभी आप लोगों से प्रश्न ये आ जाए कि गर्नशी किस जानवर की नस्ल है, तो गाय की नस्ल है। होल्स्टीन फ्रीजियन किसकी नस्ल है, तो गाय की। ब्राउन स्विश ये भी गाय की है। और जर्सी का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत कॉमन है गाय की नस्ल, जर्सी भी आपके गाय की ही नस्ल है। अगर ऐसा प्रश्न कभी परीक्षा में आए साथियों जो हमसे कह रहा है कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल क्या है और उसमें जर्सी ऑप्शन में हो, तो मेरा मत ये है दोस्तों कि 90% जो कैंडिडेट्स हैं, परीक्षा की बात कर रहा हूं साथियों, ठीक है, 90% जो कैंडिडेट्स हैं वे सभी जर्सी को ही
सही उत्तर मानेंगे, यानी उनके दृष्टिकोण में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय जर्सी है और 90% लोग यही मानेंगे। ठीक है, किंतु मेरे साथियों यह आपका गलत है, यानी ए वाला ऑप्शन गलत है। जर्सी नहीं है, ना ही आपका ब्राउन स्विश है, ना ही गर्निश है। सही उत्तर आपका होलिस्टीन फ्रीजियन है। याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय हैं वह है होलिस्टीन फ्रीजियन। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे साथियों, जर्सी मत लगाइएगा परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए। इसका सही उत्तर होगा होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अब आप सबको ज्ञात है कि ये प्रश्न जो है ये बहुत कॉमन प्रश्न है और आप में से अधिकांश छात्रों को इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात होगा। हमसे पूछा जा रहा है ऑपरेशन फ्लड। तो मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों से इस प्रश्न की उत्तर की तमन्ना रखता हूं, यानी आप सभी लोग मुझे तुरंत कमेंट में ये बताओ कि ऑपरेशन फ्लड जो है यह किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? और प्रश्न क्रमांक 4 का सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एस.आर. पिरोदा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या डॉक्टर सतीश धवन। 4 डॉक्टर आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, अब इन चारों महानुभावों में से किसे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो मैंने आप सबके सामने एक प्रश्न ये रखा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ज्ञात हो तो प्लीज कमेंट में उत्तर दीजिए, नहीं ज्ञात हो तो प्रयास कीजिए। अगर फिर भी आप लोगों से प्रयास नहीं हो रहा है तो मेरे उत्तर देने का आप इंतजार कीजिए। इतने में आप सभी लोग शिक्षा ओशन के इस वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, और सभी लोग आप समय पर 8 बजे क्लास में यानी ऑनलाइन आ जाया करो। लेट हो जाओगे तो क्वेश्चंस निकल जाएंगे, मजा नहीं आएगा। पूरी क्लास आप लोगों को लेनी है। अभी तो क्लास की शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं। तो अगर हम ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपके दूध के उत्पादन से है। किससे है? दूध के उत्पादन से। और भारत में ऑपरेशन फ्लड के जो जनक कहलाते हैं वह कहलाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यानी प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर है सी वाला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इनका जन्म सामान्यतः केरल राज्य में हुआ था साथियों। और इन डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। आपने अमूल दूध का नाम सुना होगा। अमूल दूध एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मिल्क से संबंधित, दूध से संबंधित। ठीक है, तो वर्गीस कुरियन ने आपके इस अमूल फाउंडेशन की भी स्थापना की थी। तो ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन कहलाएंगे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 5 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 ये कहता है कि हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत से आप लोगों को कुछ नाम, आप लोगों को कुछ पता चल रहा होगा कि ये कौन सी योजना है। ठीक है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन, ठीक है, में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित हुई है? ठीक है, मतलब प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि एक योजना है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। और आप सबको ज्ञात है कि इस आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों का स्वास्थ्य कार्ड बना है, यानी स्वास्थ्य बीमा कार्ड बना है, जिसमें हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया गया है और इसका लाभ लगभग 10 करोड़ परिवारों को मिल चुका है। ठीक है, यह जो स्वास्थ्य जो बीमा योजना है यानी स्वास्थ्य योजना, यह विश्व की सबसे बड़ी एक स्वास्थ्य योजना है। तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कहाँ चलाई जा रही है? तो भारत में। उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। और दूसरी चीज साथियों, आयुष्मान भारत योजना का पूरा नाम अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाए कि साहब आयुष्मान भारत योजना का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा आयुष्मान भारत योजना का पूरा नाम आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन यानी ABNHPM, यानी आयुष्मान भारत, AB का मतलब हो गया आयुष्मान भारत, ठीक है, NH का मतलब नेशनल हेल्थ
पीएम का मतलब हो गया प्रोटेक्शन मिशन, ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन, ठीक है। अब प्रश्न की तरफ लौटते हैं साथियों। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित की गई है, यानी हमारे सामने ऑप्शन में कुछ योजनाएं हैं और प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि साहब जब आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी तो इसमें कौन सी योजनाओं को शामिल कर लिया गया। ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना और डी है 1 और 2। तो मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 5 में अगर हम देखें तो ए वाला जो ऑप्शन है यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यह बिल्कुल सही है कि इसे आपके आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। दूसरा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, साथियों इसको भी शामिल कर लिया गया है, किंतु राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना को शामिल नहीं किया गया है। तो इस अनुसार 1 और 2 यानी ए और बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, ठीक है साथियों। आप लोग एक्स्ट्रा जो चीजें मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं आप लोग उनको नोट भी करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक मेरे साथियों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 की हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 6 बहुत अच्छे से समझिएगा साथियों, समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यानपूर्वक आप मेरी बात को सुनना, बड़े आराम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। हेडलाइन मुद्रास्फीति है क्या लिखा हुआ है, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है। मेरे साथियों प्रश्न को समझने से पहले हम जरा ये समझ लेते हैं कि हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है। तो मेरे साथियों हेडलाइन मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि जिसके अंतर्गत खाद्य जो सामग्री होती है, खाद्य सामग्री आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, खाद्य सामग्री व ईंधन जो होता है, ठीक है, फ्यूल, खाद्य सामग्री और ईंधन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कभी खाद्य सामान महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है, कभी ईंधन महंगा हो गया, कभी सस्ता हो गया, तो इसे कहते हैं उतार चढ़ाव, ठीक है, महंगा और सस्ता, इसे कहा गया उतार चढ़ाव, ठीक है। तो खाद्य व ईंधन में जो उतार चढ़ाव होता है उस उतार चढ़ाव को दिखाने का जो जिम्मेदारी होती है या दिखाने की जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। यानी हेडलाइन मुद्रास्फीति में आपके खाद्य व ईंधन में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको शामिल किया जाता है, ठीक मेरे साथियों। तो अब प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है इसको दिखाना है, यानी आपके लोगों को दिखाना है, तो लोगों को दिखाने के लिए सूचकांक का उपयोग किया जाता है, यानी इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें नंबर्स के माध्यम से लोगों को बताया जाता है, परसेंटेज के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। सूचकांक एक प्लेटफॉर्म होता है साथियों, इंडेक्स एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जहां पर किसी भी चीज का उतार चढ़ाव को हमें समझाया जाता है, ठीक है। तो अब हेडलाइन मुद्रास्फीति को दिखाने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन में पहला जो सूचकांक है उसकी बात करें तो जीडीपी डिफॉल्टर, ठीक है, डिफॉल्टर जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, CPIALRL इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो साथियों CPI का पूरा नाम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, AL का मतलब क्या होगा एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर, RL का मतलब हो गया रूरल लेबर, CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, IW का मतलब हो जाएगा इंडस्ट्रियल वर्कर, और WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्या होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब
हेडलाइन मुद्रास्फीति जो है इसको दिखाता कौन है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में मैंने आप लोगों को बताया है कि खाद्य सामग्री और ईंधन के उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है। और आप सबको पता है साथियों कि WPI मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल चीजें तो आपकी सर्वाधिक मात्रा में खाद्य सामग्री में प्रयोग की जाती हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसके अंतर्गत ही हेडलाइन मुद्रास्फीति को बताया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, यानी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है मेरे साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 जरा हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथियों। आप सभी लोगों को इकोनॉमी की ये क्लास समझ में आ रही है और आप लोगों को मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो की लाइक में बड़ी कंजूसी हो रही है। इतने समय तक हम क्लासेस ले रहे हैं, उतने लाइक नहीं आ रहे जितने आने चाहिए, और उतने व्यू भी नहीं आ रहे, बच्चे उतने ऑनलाइन भी नहीं आ रहे हैं। हमने उद्देश्य रखा है 50+ का, तो 50+ के उद्देश्य को प्राप्त करवाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7 पर कथन जो दिए हैं इन पर हमें ध्यान देना है। पहला कथन, संकेतक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। संकेतक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। दूसरा, परिप्रेक्ष्य योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है, जहां योजना के प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या कोई भी नहीं? तो ध्यानपूर्वक हर एक चीज आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। मेरे साथियों, अर्थव्यवस्था में दो कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, दो प्रकार की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो तीसरा जो सिद्धांत बनता है उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप लोगों को मैं बहुत इजी वे में हर चीज समझाने का प्रयास करता हूं। पहली चीज, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यह होता है कि अर्थव्यवस्था के जितने भी साधन होते हैं इन सबकी साधन के ऊपर नियंत्रण और संचालन राज्य के पास यानी सरकार के पास होता है। कहने का तात्पर्य है कि उस देश में सिर्फ और सिर्फ सरकार की कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार की कंपनियां होती हैं, समाजवाद में प्राइवेट कंपनियां नहीं होती हैं। जबकि पूंजीवादी का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के जितने भी साधन होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, ये सभी साधन संसाधन का स्वामित्व आपके निजी हाथों में होता है, सरकार के हाथ में नहीं होता है। यानी यहाँ पर सारी कंपनियां प्राइवेट होती हैं, आपके सरकारी नहीं होती हैं, सभी निजी कंपनियां पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जहां पर आपके संसाधनों के ऊपर नियंत्रण सरकार और निजी दोनों क्षेत्र का होता है। यानी यहां पर सरकार की कंपनियां भी होती हैं और प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं। जैसे कि भारत में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियां भी मौजूद हैं और सरकार की कंपनियां भी मौजूद होती हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, तो संकेतक योजना क्या होती है? संकेतक योजना का तात्पर्य होता है कि कोई एक ऐसी योजना का निर्माण करना, ध्यानपूर्वक सुनिएगा साथियों, कोई एक ऐसी योजना का निर्माण करना जिसकी मदद से हम लंबे समय तक के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। ठीक है, एक ऐसी योजना का निर्माण करना, लंबे उद्देश्य की योजना जिसको हम प्राप्त कर सके। और इन योजनाओं में सरकार हमेशा निजी कंपनियों की भागीदारी लेती है। यानी सरकार का कर्तव्य होता है योजना का निर्माण करना और उसको लागू करना, किंतु योजनाओं को प्राप्ति करने के लिए हमेशा सरकार निजी कंपनियों की सहायता लेती है। जैसे उदाहरण के तहत मैं आप लोगों को बताऊं कि भारत में रेल कनेक्टिविटी तथा रेल के क्षेत्र को मजबूत करना तथा उसका विकास करना यह सरकार का क्षेत्र है। सरकार इसके ऊपर योजना बनाती है, किंतु आपने देखा होगा कि सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तथा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राइवेट कंपनियों को की मदद लेती है।
ठीक है। तो इसे कहा जाता है साथियों, इस मॉडल को कहा जाता है पी मॉडल, ठीक है। यानी पी का मतलब हो गया पब्लिक, पी का मतलब हो गया प्राइवेट और पी का मतलब हो गया पार्टनरशिप, यानी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कि सरकार और निजी भागीदारियों से कार्य करना, इसे कहते हैं पीपीपी मॉडल, इसे कहते हैं संकेतक योजना। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता संकेतक योजना होती है, जिसमें आपके निजी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां, निजी कंपनियां और सरकारी कंपनियां दोनों मिली हुई रहती हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा साथियों। दूसरा कथन जो होता है कि परिप्रेक्षक जो योजनाएं होती हैं समाजवादी देशों द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। नहीं मेरे साथियों, परिप्रेक्षक योजना जो होती है निजी कंपनियों के हाथों में होती है, समाजवादी देशों में कोई निजी कंपनियां होती ही नहीं है। समाजवादियों में तो आपके सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां होती हैं। इस अनुसार दूसरा कथन हो जाएगा गलत। तो हमसे ये कहा गया है कि दोनों कथनों में से सही कथन कौन सा है, तो सिर्फ एक कथन सही है, तो केवल एक आपका सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। चले जी, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी का बहुत अच्छे से इंतजार कर रहा है, प्रश्न क्रमांक 8 बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर प्रश्न क्रमांक 8 पर हम चर्चा करें, ठीक है, तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित को भारत की सबसे बड़ी आयातित फसलों के रूप में क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित को भारत की सबसे आयातित फसलों के रूप में क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर से वस्तुओं को मंगाना, इसे कहते हैं आयात यानी इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहां से किसी वस्तु को बाहर भेजना, ठीक है, इसे कहते हैं निर्यात यानी एक्सपोर्ट। ठीक है, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी आयातित फसलों का मतलब ये है कि दूसरे देश भारत से जिन चीजों को मंगवाते हैं यानी आयात करते हैं, ठीक है, उन फसलों को व्यवस्थित रूप से हमें जमाना है। तो पहले ऑप्शन पर है दाल, लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ। तीसरा है खाद्य, सब्जी, तेल। यानी इन तीनों में से सबसे ज्यादा भारत किन चीजों का निर्यात करता है। ठीक है, तो क्या सबसे ज्यादा निर्यात दाल का किया जाता है, लकड़ी का किया जाता है, या खाद्य, सब्जी और तेल का किया जाता है। तो मेरे साथियों ये सबको ज्ञात है कि भारत में जो सब्जियां होती हैं इनका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, और इसी को देखते हुए भारत आपके सबसे ज्यादा खाद्य, सब्जी, तेल का निर्यात करता है। दूसरे स्थान पर लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ आ जाएंगे, और तीसरे स्थान पर दाल आ जाएगा। यानी सीक्वेंस आपकी ऐसी बनेगी कि तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। तो याद रखिएगा, भारत सबसे ज्यादा जो आयातित फसल है वह है खाद्य, सब्जी, तेल, दूसरी है लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ, और तीसरा है दाल। ठीक मेरे साथियों, चले अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ क्या है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो तुरंत इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए, तो आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाली कृषि पदार्थ क्या है। ऑप्शन है चाय, कॉफी, बासमती चावल या दाल। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यानपूर्वक। भारत में चाय का उत्पादन होता है साथियों, पर सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन, ठीक है, श्रीलंका, और श्रीलंका ही चाय का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। याद रखिएगा, चाय का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश आपका श्रीलंका है। कॉफी का उत्पादन आपके सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, और ब्राजील ही आपके सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात करता है। दाल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, दाल का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा भारत में होता है, किंतु दाल का उपभोग भी भारत में सबसे ज्यादा होता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश भारत है, और विश्व में सबसे बड़ा दाल उपभोग देश यानी दाल को ग्रहण करने वाला देश भी भारत है।
ठीक है। तो भारत दाल का निर्यात बहुत कम करता है, यहां तक कि दोस्तों भारत दाल का आयात करता है, यानी भारत में जितनी दाल का उत्पादन होता है वह दाल भी कम पड़ती है, यानी उत्पादन और उपभोग के बीच की गैप ज्यादा है। ठीक है, यानी उत्पादन कम होता है और उपभोग ज्यादा है, और उस उपभोग को पूरा करने के लिए हम उत्पादन के बाद भी दूसरे देशों से दाल को मंगवाते हैं, यानी आयात करते हैं। तो दाल को तो निर्यात हम कर नहीं सकते। ठीक है, अब रही बासमती चावल की, तो साथियों ये बिल्कुल सही उत्तर है आपके। बासमती चावल वह कृषि पदार्थ है जिसका हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं इन ऑप्शन के अनुसार। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 9 का सही उत्तर हो जाएगा बासमती चावल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, जिसके अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन व्यापन करते हैं उनकी तरफ सरकार की तरफ से उन्हें आपके राशन दिया जाता है हर महीने। उस राशन वितरण को कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये जो वितरण प्रणाली है किसके द्वारा संचालित की जाती है? केंद्र सरकार, मतलब कि पहला है केंद्र और दूसरा है राज्य सरकार। तो हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन करेगा। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो संचालन है केंद्र सरकार के द्वारा होता है और राज्य सरकार के द्वारा भी होता है, यानी केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संचालित करती हैं। तो इस अनुसार 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एफसीआई के माध्यम से करती हैं। किसके माध्यम से? एफसीआई के माध्यम से करती हैं। एफसीआई का पूरा नाम होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस एफसीआई का कार्य होता है कि अनाज का भंडारण करना, अनाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना तथा अनाज का सप्लाई करना, यानी अनाज को जगह पर भेजना, अपने नियत स्थान पर भेजना। तो इसी एफसीआई के माध्यम से आपके केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें सार्वजनिक प्रणाली को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करती हैं। ठीक है मेरे साथियों, चले अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे साथियों, अगले प्रश्न पर चर्चा करने से पूर्व आप सभी लोग जिन्होंने अभी भी शिक्षा ओशन के इस क्लास, भारत की अर्थव्यवस्था की इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो साथियों लाइक कर लो। और दूसरी बात, ये जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, साथियों ऑनलाइन आना जाना बंद कीजिए। बहुत अच्छी क्लास चल रही है, कंसेप्ट वाली क्लास चल रही है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति सीरियस हो और आप आना जाना बंद करो। फिक्स 8 बजे आपको ऑनलाइन आना है और जब तक क्लास चलती है तब तक आप लोगों को ऑनलाइन बैठकर पढ़ाई करनी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है और गृह मंत्रालय ने कल ही आपके 2 सप्ताह का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। अभी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है फिजिकल क्लासेस की। ठीक है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस का लाभ लीजिए, घर पर बैठकर तैयारी कीजिए और अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल लो कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी नीचे चली गई है और हमारी वैकेंसी नहीं आएगी। ये आप लोगों की गलत धारणा है। वैकेंसी आएगी, क्योंकि आप लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं आएगी। आप लोगों को यही सोचना है कि वैकेंसी आएगी और निश्चित रूप से आएगी। और जिस दिन वैकेंसी आ गई और अगर आप लोगों ने तैयारी छोड़ दी तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो वैकेंसी कभी भी आ सकती है, आप लोगों को तैयारी करके रखनी है। जैसे हमारी इंडियन आर्मी को देख लीजिए, हमारी इंडियन आर्मी हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती है। वो ये थोड़ी सोचेंगे कि यार जब युद्ध होगा तब कर लेंगे, या फिर वो ये सोच लेते रहे यार युद्ध तो हो ही नहीं रहा, कौन तैयारी करे। ठीक है, वो हमेशा तैयार रहते हैं, 24 आवर तैयार रहते हैं। उनको बस मतलब कि ऑर्डर मिलता है तो 5 मिनट के अंदर वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी तैयारी इतनी रहती है। तो आप लोगों को भी नियमित रूप से तैयारी करना है। जैसे आर्मी नियमित रूप से प्रैक्टिस करती है, उसी रूप से आप लोगों को भी नियमित रूप से तैयारी करना है। तो मेरे साथियों थोड़ा सा सीरियस हो जाओ
आप लोगों को मेरी इस बातों से कुछ असर हुआ है तो साथियों प्लीज़ आप सभी लोग पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, ठीक है। ये ऑनलाइन आना जाना बंद करो, आप फिक्स 8 बजे ऑनलाइन आ जाया करो और जब क्लास खत्म होती तब जाया करो। कोशिश करो कि ऑनलाइन ही क्लास पढ़ो, यानी आप फिक्स 8 बजे क्लास आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्लास में बैठकर क्लास को लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर करो। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी हैं। प्रश्न हमसे क्या कहा जा रहा है कि भैया वाणिज्यिक फसल का मतलब कि ऐसी फसलें जिनसे व्यापार किया जाता है, जिन्हें व्यापारिक फसलों के नाम से भी हम जानते हैं। तो वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन, यानी मूल्य समर्थन का मतलब ये होता है कि इससे नीचे मूल्य में आपकी यह फसल नहीं बिकेगी, ठीक है। यह आपके फसल का जो भी बिकने का जो प्रोसेस है यह इस पैसे से ऊपर ही रहेगा, इस मूल्य से ऊपर ही रहेगा। इसे मूल्य समर्थन संचालन कहा जाता है। तो इसको कौन लागू करवाता है, कौन नोडल एजेंसी? नोडल एजेंसी का मतलब कि इसको कौन रेगुलेट तथा कौन मैनेजमेंट करता है। ऑप्शन है, ठीक है, नाफेड, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है ट्राफेड और ऑप्शन डी है एफसीआई, ठीक है। 4 संस्थाएं आप लोगों के सामने हैं। इन चारों संस्थाओं में से कौन सी संस्था ऐसी हैं जो आप सबके इस जो वाणिज्यिक फसल होती है उसके मूल्य समर्थन का संचालन करती हैं। अगर हम इन सबसे पहले इन चारों जो एजेंसियां हैं, इन चारों एजेंसी के पूरे नामों को हम पढ़ लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले ध्यान देंगे आप सभी लोग नाफेड की, ठीक है। नाफेड का पूरा नाम क्या होता है? साथियों नाफेड का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं एक बार पुनः बोल रहा हूं, आप सभी लोग चाहो तो नोट कर लो। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, नाफेड। अब ये नाफेड जो है इसकी स्थापना साथियों हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पर आप लोगों ने नाबार्ड का तो नाम सुना ही होगा साथियों। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रैफिड की बात कर हम करें तो ट्रैफिड का फुल फॉर्म होता है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, ट्रैफिड के फुल फॉर्म द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राफेड। अब उसके बाद एफसीआई का पूरा नाम होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इन चारों संस्थाओं में से वो कौन सी संस्था है जो आपके वाणिज्यिक फसल के मूल्य समर्थन का संचालन करती हैं? अगर आप नाबार्ड की तरफ जाएंगे तो साथियों नाबार्ड तो एक बैंक है, ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट का कार्य करता है, तो ये तो हो नहीं सकता। एफसीआई की तरफ जाएंगे तो साथियों एफसीआई का मतलब काम होता है कि जितने भी आपके सार्वजनिक प्रणाली हैं उनका संचालन करना, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें ट्रैफिड की, ठीक है, ट्रैफिड में आपके जो ट्राइब्स होती हैं, जो जनजातियां होती हैं, ठीक है, इन जनजातियों के द्वारा जंगलों में जो सामान एकत्रित करते हैं, उन सामान से वो जब किसी वस्तु का निर्माण कर देते हैं, उस वस्तु को मार्केट में लाकर बेचने का कार्य इस संस्था का होता है, जिसे कहते हैं ट्राफेड। तो ये संस्था आपके कार्य करती पूर्ण रूप से आदिवासियों के जो सामान होते हैं उनको बेचने के लिए, तो ट्राफेड तो हो नहीं सकती। साथियों बस बची है नाफेड, और साथियों नाफेड ही इसका सही आंसर है। नाफेड ही आपके मूल्य समर्थन का संचालन करती हैं। तो याद रखिएगा प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर आपका है नाफेड। ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक मेरे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा SARFAESI, ठीक है, SARFAESI
FAESI अधिनियम के प्रावधान हैं जो बैंकों को अपनी गैर निष्पादन संपत्तियां को कम करने में सक्षम बनाता है। तो आप ध्यानपूर्वक हर चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। SARFAESI ये एक कानून है। इस कानून के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हम पहले बात करेंगे हम NPA के बारे में। NPA क्या होता है? NPA को हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादित संपत्तियां, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, असेट का मतलब होता है संपत्ति। यानी बैंक जब किसी व्यक्ति को लोन देती है, ठीक है, बैंक जब किसी व्यक्ति को लोन देती है और वह व्यक्ति उस लोन को नहीं चुकाता है, ठीक है, लोन को नहीं चुकाता है, तो बैंक द्वारा दिया जाने वाला जो पैसा था वह कहलाएगा NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यानी वह पैसा किसी भी प्रकार से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं NPA। जो पैसा परफॉर्म करता है, यानी आपके जिस व्यक्ति को बैंक द्वारा पैसा दिया गया है उस पैसे की किस्त समय समय पर आ रही है, उसे कहते हैं PA यानी परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, तो प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि साहब जो NPA हैं, इस NPA की बढ़ने की वजह से, यानी बैंक के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं और बहुत सारे लोग बैंकों को पैसे नहीं देते हैं तो बैंकों को घाटा होता है। ठीक है, तो NPA को कम करने के लिए, यानी उस घाटे को कम करने के लिए कानून बनाया गया है। ठीक है, तो वह कानून किस प्रकार से कार्य करता है, यानी उस कानून की क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो ऑप्शन है सुरक्षित लेनदार बैंक अधिनियम, लेनदार बैंक वित्तीय संस्था द्वारा सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन करना। दूसरा है संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को गैर निष्पादित संपत्तियों का स्थानांतरण, जो अब तक उन संपत्तियों का निपटारा करेगा और आय का एहसास करेगा। सी वाला तीसरा है परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानून का ढांचा प्रदान करना। और डी वाला है भारत के क्रेडिट सूचना ब्यूरो के तहत ग्राहकों को विश्वसनीयता ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में बैंकों की सहायता करना। तो मेरे साथियों, ये जो कानून है, इस कानून का पूरा नाम सुनिएगा। इस कानून का पूरा नाम होता है द सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इस कानून का निर्माण हुआ था साथियों वर्ष 2002 को। ठीक है, अगर इस कानून को हम हिंदी में बोले तो इस हिंदी में कहते हैं वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सिक्योरिटी ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002। 2002 में यह कानून बना। इस कानून का मतलब यह होता है कि अगर कोई बैंक से पैसा लेता है और वह पैसा नहीं लौटाता है तो इस कानून के तहत वह बैंक उस व्यक्ति की संपत्तियों को नीलाम कर सकती है और नीलाम करके वह आपके उस पैसे को रिकवर करती है। अब आप लोगों को इस कानून के बारे में समझ में आया। अब इस कानून की मदद से ही हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। ठीक है साथियों, तो देखिएगा, पहला अगर हम देखें तो सुरक्षित लेनदार द्वारा सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन, यानी जो आपके लेनदार हैं, यानी आपके जो बैंक हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वह वित्तीय संस्थाएं या बैंक किसी व्यक्ति से पैसा लेती है तो उसकी सुरक्षा को देना बिल्कुल सही साथियों कि ये जो कानून है उनको सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, जो संपत्ति मतलब कि जो आपके किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उस पैसे को रिकवर करने के लिए आपकी जो संपत्तियां होती हैं उस संपत्तियों को नीलाम करना। तो नीलाम करने के लिए पहले तो संपत्ति का निर्णय करना होगा कि ये संपत्ति का मूल्य कितना है। ठीक है, तो संपत्तियों का स्थानांतरण, यानी जो कैश हमने लिया था, जो पैसा हमने लिया था, अब वह पैसे का भुगतान अब ये संपत्तियां करेगी। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। अब जो भी परिसंपत्तियां, जो भी असेट्स आपके बैंक के पास आए हैं उन सभी असेट्स को कानूनी ढांचा प्रदान करना, मतलब कि उनको लीगली बनाना। तो तीसरा भी बिल्कुल आपका सही है। किंतु आपका चौथा सही नहीं है, जिसमें आपको ग्राहकों को विश्वसनीयता ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए बैंकों की सहायता करना, ये आपके इस कानून के अंतर्गत नहीं आता है। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो इस अनुसार से 1, 2, 3 आपका बिल्कुल सही है।
तो प्रश्न क्रमांक आपके 12 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है मेरे साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13, भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहां है? ठीक है, तो साथियों ये प्रश्न बहुत अच्छा है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की मदद से आप ये भी समझिएगा कि कहां कहां पर आपके नोट छपाई के कारखाने हैं। और एक और चीज याद रखिएगा कि जहां जहां नोट छपाई के कारखाने, जरूरी नहीं है कि वहां पर नोट ही छपाई हो, वहां पर आपके कागजों की छपाई भी होती है, यानी जो स्टाम्प ड्यूटीज होती, स्टाम्प पेपर्स होते हैं, कानूनी कागज जो होते हैं, उनकी छपाई भी होती है। तो ऐसे को भी आपके नोट छपाई क्षेत्र ही कहा जाता है। ठीक मेरे साथियों, तो साथियों नासिक जो है, नासिक में आपके नोट छपाई का कारखाना है। होशंगाबाद में भी नोट छपाई का कारखाना है। हैदराबाद की हम बात करें तो हैदराबाद में भी आपके नोट छपाई का कारखाना है, किंतु औरंगाबाद में नोट छपाई का कारखाना नहीं है। देवास में भी आपके नोट छपाई का कारखाना है। ठीक है, यानी नासिक में है, होशंगाबाद में है, हैदराबाद में हो, देवास में है, औरंगाबाद में नहीं है। यानी 1 2 3 5। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में 1 2 3 और 5 है, जहां पर 4 नहीं है। ठीक है, तो ए वाला देखेंगे तो 1 2 3 और 4, यहां पर 4 आ रहा और 5 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा 1 2 3 5, यानी 4 नहीं आ रहा, 5 आ रहा, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही। तो प्रश्न क्रमांक 13 का बी वाला सही है, जहां पर नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद और देवास में आपके नोट छपाई का कारखाना स्थित है। ठीक है मेरे साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना यानी VGF, वियाबिलिटी गैप फंडिंग, इसका पूरा नाम होता है वियाबिलिटी गैप फंडिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, VGF के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी PPP मोड में लागू हैं होने वाली योजनाओं की पूंजीगत लाभ का 20% तक मिलता है। पहले हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी समझाऊंगा और इसके ऑप्शन भी आप लोगों को समझाऊंगा। बी वाला, इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। सी, VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा है। डी, VGF बल गुणक है जिससे सरकार अपने संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिया और ऑप्शन भी पढ़ लिया है। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसका उत्तर ढूंढते हैं। VGF, हम सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं दोस्तों। VGF का मतलब क्या होता है? VGF का फुल फॉर्म होता है वियाबिलिटी गैप फंडिंग। इसका मतलब होता है साथियों कि जब आपकी सरकार कोई भी ढांचागत, मतलब कि कोई ढांचागत मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो योजनाएं होती हैं, जस्ट लाइक आपके सड़क का निर्माण करना, स्कूलों का निर्माण करना, ठीक है, जस्ट लाइक आपके अस्पतालों का निर्माण करना, ठीक है, ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, उनको कहते हैं ढांचागत योजना। तो इन ढांचागत योजनाओं को जैसे उन्होंने बनाया, यानी उन्होंने सोच लिया है कि भैया हमें सड़क का निर्माण करना है, उन्होंने पूरा प्लान बनाया। उन्होंने कहा भैया हमें रेल का निर्माण करना, उन्होंने पूरा प्लान बनाया। हमें भैया अस्पताल का निर्माण करना, उन्होंने पूरा प्लान बनाया। हमें स्कूल का निर्माण करा, उन्होंने पूरा प्लान बनाया। तो प्लान बनाने के बाद उसको व्यवहारिक रूप से जब लागू किया जाता है, यानी उस प्लान को लागू किया जाता, बनाया जाता है, तब बनाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उस पैसे को कहा जाता है VGF। फिर मैं साथियों आशा करता हूं आपको VGF समझ में आया होगा। ढांचागत रूप से जब किसी को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाता है, तो व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए जो धन दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? VGF। ठीक है, यानी वियाबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक साथियों,
तो अब इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, हमें सत्य नहीं ढूंढना है, बाकी सभी सत्य को ढूंढना है, ठीक है। पहली चीज कि वीजीएफ के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी मोड में लागू होने वाली परियोजनाओं की पूंजीगत लाभ का 20% तक मिलती है। बिल्कुल साथियों, जब आपके कोई जो आपका जो कोई ढांचागत जो रूप है उसको व्यवहारिक रूप में लाना, यानी आप लोगों को मैंने पहले बताया था भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके तहत आपके सरकार की कंपनियां और जो आपकी जो निजी कंपनियां, ये दोनों मिलकर आपकी सारी योजनाओं को लागू करती हैं। तो इसमें जहां पर पीपीपी मॉडल आ रहा है, ये पीपीपी मॉडल बिल्कुल सही है, तो इस अनुसार से ये आपका कथन सत्य है। दूसरा, इस योजनाओं को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। डी वाला अगर देखिए, वीजीएफ बल गुणक है जिसके सरकार को संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू पहुंचाने के सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही कहा साथियों कि यह एक ऐसी संस्था है जो आपके सरकार की योजनाएं जो होती हैं उनको तुरंत लागू करने का एक जरिया होता है वीजीएफ। किंतु साथियों, सी वाला जो ऑप्शन है जिसमें कह रहा है कि पात्र क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ आपके स्वास्थ्य और शिक्षा है। स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा सड़क भी तो है साथियों, रेल भी तो है, अनेक क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कह रहा है, इसलिए सी वाला गलत हो जाएगा और हमसे कथन सत्य नहीं पूछा था, तो आपका सी वाला बिल्कुल सही है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप सभी क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इकोनॉमी बाहर से हमें डराती है किंतु डरने का नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों को इसको समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, कोशिश करोगे समझने की तो साथियों मैं कह रहा हूं आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स आपसे पेशेंस मांगती है, सब्र मांगती है, और आप लोगों ने अगर जिसने सब्र दे दिया उसको इकोनॉमिक्स अपना मित्र बना देती है, दोस्त बना देती है। ठीक है, तो आपको डरने का बिल्कुल भी नहीं, आपको फिर समझने का है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 कह रहा है कि उचित वस्तुओं पर लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक आवश्यक वस्तु के रूप में एक वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं अधिनियम 1955 यानी ईसी अधिनियम, ईसी का फुल फॉर्म होता है इसेंशियल कमोडिटीज, ईसी का फुल फॉर्म होता है इसेंशियल कमोडिटीज के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन से माल आते हैं? यानी आपसे ये प्रश्न ये कह रहा है मेरे साथियों कि जो आपके बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो कुछ वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं तक लोगों की उपलब्धता पहुंचाना, यानी लोगों तक उन वस्तुओं को पहुंचाना। ठीक है, अब वस्तुओं को पहुंचाने के लिए आपकी ये तो देखना होगा ना कि कौन सी वस्तुएं आपकी आवश्यक वस्तुएं हैं और कौन सी वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं। यानी इस पूरी पृथ्वी पर तो अनेकों वस्तुएं हैं, ठीक है, जिसका मानव उपभोग करता है, किंतु उन वस्तुओं में से कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं और कौन सी आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता व्यक्ति तक पहुंचानी है। तो सबसे पहले चुनाव हमें यही तो करना है कि कौन से आवश्यक है और कौन से अनावश्यक है। तो उसके लिए कानून बनाया गया साथियों, जो कानून बना था 1955 में, जिसे कहा जाता है आपका आवश्यक वस्तुओं अधिनियम 1955 यानी ईसी एसेंशियल कमोडिटीज, ऐसी वस्तुएं जो व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो साथियों ईसी जो कानून है 1955, यह ईसी कानून 7 तरह के प्रोडक्ट को लेके आता है, यानी 7 प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। सुनिएगा, पहला है दवाइयाँ। ठीक है, आप सबको पता है साथियों दवाइयाँ सबके लिए बहुत जरूरी होती हैं। दूसरा, उर्वरक, कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित उर्वरक, जितने भी फर्टिलाइजर्स हो गए। तीसरा है खाद्य, जिसमें तिलहन आ गए, तेल सहित जितने भी खाद्य पदार्थ आ गए सब। फिर होक यार्न, कपास से पूरी तरह से बनना, मतलब कि आपके जितने भी रुई हो गई, कपास हो गया, रेशम हो गया, इससे संबंधित। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, पेट्रोलियम एक बेसिक वस्तु हो गई लोगों की उपलब्धता पहुंचाने के लिए। फिर उसके बाद छठा है
कच्चा जूट और जूट के वस्त्र, ये भी बेसिक चीज है। 7वां है खाद्य फसलों के बीज, फलों के बीज, सब्जियों के बीज, ठीक है, मवेशियों के लिए चारा और सूती बीज। ये सभी जो 7 प्रोडक्ट हैं, ये सभी 7 प्रोडक्ट आपके ईसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अब हमसे प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन कौन सा माल आपका ईसी के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को मैंने अब भी बताया है कि पेट्रोलियम उत्पादन आता है, रुई जूट भी आता है, उसके बीज भी आता है, उर्वरक का नाम भी मैंने लिया था, हेक यार्न का भी नाम लिया था जिसमें आपके कपास वगैरह सब कुछ आ गया, किंतु मैंने कागज का नाम नहीं लिया था। यानी इसी के अंतर्गत आपके कागज नहीं आता है। और एक चीज जो याद रखिएगा, इसी के तहत 7 प्रोडक्ट आते हैं। कितने आते हैं? 7 प्रोडक्ट, ठीक है। अब इनमें से सही विकल्प चुनना है तो एक को काट लो और बाकी को सबको शामिल कर लो, ठीक है। तो 2, 3, 4 और 5 यानी सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16, सार्वजनिक वित्त प्रणाली यानी पीडीएस, सार्वजनिक वित्त प्रणाली यानी पीडीएस का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के से माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तु का वितरण करना। पीडीएस में मिलने वाली वस्तुएं। मेरे साथियों, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको डराने की कोशिश करता है, क्वेश्चन थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज को हेवी कर देता है, क्वेश्चन अपने साइज को बढ़ा देता है। तो क्या है कि बच्चे डर जाए, और बच्चे सामान्यतः डरते भी हैं। आप लोगों को मैं इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी बात बताता हूं, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन को समझ लो तो उत्तर आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन हमसे सिर्फ ये कह रहा है कि पीडीएस में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, बस हमसे ये प्रश्न है। बाकी तो सिर्फ आपको डराने के लिए चीजें शामिल की गई हैं। तो आइए देखते हैं, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, केरोसिन। अब ये जो 5 चीजें हैं, पांचों में से कौन कौन सी चीजें आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा कि चावल आपके सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, गेहूं भी आता है, दाल भी आता है और केरोसिन भी आता है। अगर आप लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो आप लोग जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सामान खरीदने जाते हैं या लेने जाते हैं तब आपको वहां से चावल भी मिलता है, गेहूं भी मिलता है, दाल भी मिलती है और केरोसिन भी मिलता है, और कहीं कहीं जगह पर आपका चीनी भी मिलता है। चीनी जो है साथियों, ये आपके अपने सरकार, राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है कि राज्य सरकार अपने स्व विवेक से भी अलग अलग प्रोडक्ट्स दे सकती हैं। यानी आपके सार्वजनिक प्रणाली में फिक्स है चावल, फिक्स है गेहूं, फिक्स है दाल और केरोसिन, यानी 4 तो देना ही देना है। इसके अलावा अगर आपको और भी देना है तो आप आपके अनुसार दे सकते हैं। यानी कुछ कुछ जो वितरण प्रणालियां होती हैं उनको वो आपको चीनी भी देती हैं, तो कुछ कुछ वितरण प्रणालियां मसाले भी देती है, नमक भी देते हैं, किंतु बेसिक जो चीजें हैं वो चावल, गेहूं, दाल और केरोसिन होता है। यानी 1, 2, 3 और 5, ठीक है। तो इसका हमें चुनाव करना है। तो बी वाला देखिए आप, जिसमें 1, 2, 3 और 5, जिसमें 4 नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 16 जो है इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, ठीक है मेरे साथियों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। प्रश्न क्रमांक 17, इनमें से कौन मिलान सही है, इनमें से कौन सा मिलान सही है, ठीक है। कुछ क्रांतियों के बारे में बताया गया है और कुछ आपके फसलों या फिर कुछ आपके उत्पादन या प्रोडक्ट के बारे में हमारे से पूछा गया और उनसे संबंधित कुछ क्रांतियों के बारे में बताया गया है। पहला है पीली क्रांति, अंडे से संबंधित है। दूसरी सुनहरी क्रांति तिलहन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है और भूरी क्रांति आपके उर्वरक से संबंधित है। अब 4 क्रांतियां दी हैं, उन चारों क्रांतियों में से किसका मिलान सही है तो जरा देखते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पीली क्रांति जो है साथियों, यह अंडे से संबंधित नहीं है, यह आपके अंडे से संबंधित नहीं है, जबकि पीली क्रांति आपके तिलहन से संबंधित है, ठीक है। तो 1 वाला हो गया गलत, ठीक है। फिर सुनहरी क्रांति आपके तिलहन से नहीं है, क्योंकि तिलहन से तो संबंधित पीली क्रांति है। सुनहरी जो क्रांति है यह संबंधित है आपके फल से,
किससे? फल से, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। गोल क्रांति आलू से, बिल्कुल सही का साथियों कि तीसरा जो है गोल क्रांति जो है ये आलू से संबंधित है। याद रखिएगा कि आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्रांति चालू की गई है जिसे कहते हैं गोल क्रांति। भूरी क्रांति भी आपके उर्वरक से संबंधित है। यानी 3 और 4 सही हैं, 1 और 2 गलत है। याद रखिएगा पीली क्रांति आपके तिलहन से संबंधित है। सुनहरी जो क्रांति है वह आपके संबंधित है किससे? फल से। और रही बात अंडा कि अंडे किससे संबंधित है, तो अंडे की क्रांति है रजत क्रांति। कौन सी क्रांति है? रजत। तो इस अनुसार से 3 और 4 इसका सही उत्तर है, यानी डी वाला इसका सही उत्तर जाएगा। ठीक मेरे साथियों, चले अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि। अब मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है, जरा आप वो चीज समझ लो। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है कि दूसरी मुद्रा के मुकाबले हमारी मुद्रा के मूल्य को कम करना। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। यानी दूसरी मुद्रा का मतलब यह है कि डॉलर, विदेशी मुद्रा, जैसे उदाहरण के तहत मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। $1, ठीक है, $1 भारत में अभी बराबर है लगभग हम 70 मान लेते हैं साथियों। ठीक है, 70 अभी हमने मान लिया। ठीक है, यानी $1 खरीदने के लिए आप लोगों को 70 रुपए देने होंगे। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि भारत के रुपये का अवमूल्यन कर दिया जाए तो हम ये कहेंगे कि भारत के रुपये को गिरा देना, यानी उसके मूल्य को गिरा देना। तो मान लो हमने भारत के रुपये का अवमूल्यन किया ₹4 का। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना कि हमने भारत के रुपये का अवमूल्यन किया है ₹4 का। तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि $1 हो जाएगा आपके ₹74 का। कितने रुपए का? ₹74 का। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो आप लोगों को अब $1 खरीदने के लिए ₹74 देने होंगे। ठीक है, अब हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि। अब ऑप्शन जरा हम चारों पढ़ लेते फिर समझते हैं। यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत को कम कर देता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ा देता है। बी वाला, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम कर देता है। सी वाला, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत को बढ़ा देता है। डी वाला, यह घरेलू मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत को कम कर देता है। देखिएगा मेरे साथियों, अब ध्यानपूर्वक आप सुनना। कोई भी देश मुद्रा का अवमूल्यन तभी करता है जब उस देश का आयात अधिक होता है और निर्यात कम होता है। आयात क्या होता है? अधिक होता है और निर्यात उसका क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत को क्या कर देगा? कम कर देगा। यानी जो लोग हैं उसकी मुद्रा, मतलब कि जब मान लो कि अमेरिका से भारत में कोई पैसा, मतलब कि कोई सामान खरीदना है, ठीक है, तो जब भारत अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है ना, तो भारत का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो सस्ता हो जाता है तो अधिकांश मात्रा में लोग उस प्रोडक्ट को मंगवाने लगते हैं, तो निर्यात अपने आप बढ़ जाता है। यानी आप एक आसान सी भाषा में समझो कि अगर आप कोई दुकान खोल के बैठे हो, ठीक है, अगर आप आपकी दुकान में वस्तुओं की जो कीमत है उन वस्तुओं की कीमत को कम कर दोगे तो आपके यहाँ पर ग्राहकों की लाइन लगेगी कि नहीं लगेगी? तो सिर्फ भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, मुद्रा को कम कर दिया। ठीक है, यानी आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको कम कर दिया, तो विदेशों में निर्यात की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, और आयात जो है उसकी जो कीमत है वह बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी मतलब कि दूसरे देश, मतलब कि भारत के लोग दूसरे देशों से माल कम मंगवाएंगे और भारत से बेचेंगे ज्यादा। ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा। इसमें होगा ये कि जब अमेरिका के लोग कोई मतलब कि कोई सामान खरीदेंगे तो वह इंडियन रुपये में खरीद रहे हैं, तो उनको $1 पर ₹74 मिल रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो ये सस्ता पड़ रहा है, जबकि भारतीयों के लिए महंगा पड़ रहा है।
तो भारतीयों के लिए क्या है कि आयात कीमत बढ़ जाएगी, यानी भारत के लोग अब दूसरे देशों से कोई भी सामान मंगवाएंगे तो भारतीयों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और जब भारत से कोई चीज़ें जाएगी तो भारतीयों को कम पैसे में उनको दे रहे हैं तो आपके निर्यात बढ़ेगा। कभी कभी लोग क्वांटिटी में कमाते हैं, क्वालिटी में कम कमाते हैं, तो यहाँ पर क्वालिटी को कम करके क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर हो जाता है ए वाला। ठीक साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 पर। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? नाबार्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बताए थे सही साथियों, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। ठीक है, तो नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? 55, 51, 99 या 75%। तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड में भारत सरकार का 99% हिस्सा है। आरबीआई ने भारत सरकार को नाबार्ड की हिस्सेदारी बेच दी थी। अब जाकर नाबार्ड में भारत सरकार की टोटल हिस्सेदारी हो गई है 99% की, ये याद रखिएगा। ठीक साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा साथियों। ठीक है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई भी पैकेट, खाने की पैकेट भी खरीद के लाते हैं तो उस पर एक साइन होता है FSSAI का। ठीक है, इसका लोगो लगा होता है, इसका नाम लिखा होता है। इसको हिंदी में कहते हैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, और इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसे? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यह अधिनियम कब पारित किया गया था, यह हमसे पूछा गया मेरे साथियों। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वर्ष 2006 में इसको पारित किया गया था। यह कानून है, इसको कब पारित किया संसद ने? 2006 में, किंतु इसे लागू किया गया था 2011 में। यह भी याद रखिएगा। ठीक है, 2011 में इसको लागू किया गया था, 2006 में इसको पारित किया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। चले अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21 आप सब लोगों के सामने, भारत में कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका होता है? ठीक है, भारत में कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा, यानी दूसरे देशों को जब भारत पैसा देता है तो पैसा सीधी सी बात है ऋण के रूप में होगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं बाहरी ऋण। ठीक है, तो अब ऑप्शन है दीर्घावधि उधार, मध्यावधि उधार, लघु अवधि उधार या अत्यंत दीर्घावधि उधार। देखो, दीर्घावधि उधार का मतलब नाम से पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए। मध्यावधि मतलब कि आपके मध्यावधि मतलब कि लघु और दीर्घ के बीच में। लघु मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए, और अत्यंत दीर्घावधि का मतलब होता है बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए। तो मेरे साथियों, भारत में बाहरी ऋण में अधिकतम जिसका हिस्सा होता है वह होता है दीर्घा उधार का। ठीक है, दीर्घावधि उधार भारत सरकार बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को देती है, मध्यावधि कम देती हैं, लघु अवधि भी कम देती हैं, और रही बात अत्यंत दीर्घावधि उधार के तो ये भी बहुत कम देती है, सबसे ज़्यादा देती है दीर्घा अवधि की। तो बाहरी ऋण में सबसे अधिकतम हिस्सा होता है दीर्घा अवधि का, यानी 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। अब बात करते हैं 22। कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों हम 25-25 रख रहे हैं, यानी 25-25 प्रश्नों को हम चर्चा के पटल पे रखेंगे, यानी हर एक क्लास में हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी 25। ठीक है, क्लास लंबी रहेगी लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 22, रिजर्व ट्रेंच स्थिति यानी RTP, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, टू द पॉइंट प्रश्न है। यानी RTP जो शब्द है, यह RTP शब्द कहां पर उपयोग में लाया जाता है या किस संस्था के द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक या अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी IMF। तो मेरे साथियों याद रखिएगा IMF, इसके द्वारा ही
आरटीपी शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 22 का सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है और ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंक की प्रिपरेशन की दृष्टि से भी यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? भारत में कुछ योजना है, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है, किंतु एक योजना इनमें से ऐसी है जो नहीं चल रही है। तो ऑप्शन ए, राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन जो है, यानी स्वास्थ्य संबंधित जो यह योजना है, यह वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है, यानी उन्होंने इसके ऊपर पैसा लगाया हुआ है। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना। तो साथियों, ये भी वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ग्रामीण सड़क परियोजना। तो ये भी साथियों आपके ग्रामीण जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है, यह योजना भी वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है, यानी वर्ल्ड बैंक ने भी गाँवों में सड़क के माध्यम से शहरों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पैसा लगाया है और उसके तहत भारत में एक योजना चलाई गई है जिसकी कहते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो इसमें भी सरकार वर्ल्ड बैंक ने पैसा लगाया हुआ है, किंतु दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर की जो परियोजना है, यह परियोजना आपके वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो है, ठीक है, यानी दिल्ली और मुंबई के जो रोड कनेक्टिविटी है या फिर रेल कनेक्टिविटी है या एयर कनेक्टिविटी है, इन सब का विकास भारत स्वयं से कर रहा है, यह वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही। हमसे प्रश्न यही पूछा गया कि निम्न में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही? तो ऑप्शन डी वाला। ठीक साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 24, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्न में से किसका भाग है? राष्ट्रीय लघु बचत निधि जो योजना है, यह किसका भाग है? तो भारत का समेकित निधि यानी भारत की संचित निधि, भारत का सार्वजनिक खाता, भारत की आकस्मिक निधि या प्रधानमंत्री राहत निधि। तो मेरे साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉयज हमेशा अपने सैलरी में से कुछ कुछ पैसा अलग से निकालते हैं और अपने फ्यूचर के लिए उस पैसे को रखते हैं। ठीक है, तो सरकार इस पैसे को एक अकाउंट में स्टोर करती है और वो जो अकाउंट होता है वो मैं पहले भी पॉलिटी की क्लास में बता चुका हूँ, वो अकाउंट होता है सार्वजनिक खाता अकाउंट। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय लघु बचत निधि जो होती है, यह आपका भाग होती है भारत का सार्वजनिक खाते से संबंधित, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक साथियों, चले जी अब चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 25, प्रश्न क्रमांक 25, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? यानी आपका जब कुल विदेशी जो ऋण होता है, यानी जो विदेश से जो पैसा लिया जाता है उसे कहते हैं विदेशी ऋण। अब उसका जो पैसा होता है वह अधिकतम पैसा किस करेंसी में होता है, यानी किस करेंसी में हम पैसा पे करते हैं और लेते हैं? यूएस डॉलर, भारतीय रुपया, जापानी येन या यूरो? ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हमेशा यूएस डॉलर में की जाती हैं। तो प्रश्न क्रमांक 25 का सही उत्तर हो जाएगा यूएस डॉलर। ठीक साथियों, चले जी तो मेरे साथियों, इस प्रकार से आप सभी लोगों ने इंडियन इकोनॉमी की मेगा सीरीज की पहली क्लास को पढ़ लिया है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने यह पूरी क्लास ली होगी और आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी भी लगी होगी। तो मेरे साथियों, अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी या फिर कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कमी लगी हो तो भी कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं आपकी आने वाली क्लासेस में उनको सुधार कर सकूं। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो। शेयर करोगे, लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज जितनी संख्या क्लास में ऑनलाइन थी उससे ज़्यादा संख्या कल की क्लास में ऑनलाइन रहेगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि छात्रों की संख्या आप बढ़ा सकें।
तो मेरे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेरे साथियों, आप मुलाकात करेंगे हम सुबह 11 बजे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन भूगोल की मेगा सीरीज के MCQs को। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।